ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP फिजियोलॉजी में एनिमल मैनेजमेंट में आज पहले एनिमल मैनेजमेंट को ले लेते हैं। आज हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को रिटेंशन आफ्टर बर्थ भी कहते हैं और रिटेन फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कई नाम से है, जेर ना गिरना भी कहते हैं इसको, जेर का रुकना भी कहते हैं इसको, कई नामों से ये जो है। अब इसकी परिभाषा, प्राय प्रसव के बाद में 6 घंटों में जेर गिर जानी चाहिए। यदि प्रसव के बाद भी 8 से 12 घंटे में जेर प्लेसेंटा यानी कि नहीं गिरता है तो इस स्थिति को जेर रुकना अथवा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अच्छी तरह से सुनें, समझें और याद करें इसको, क्योंकि इस पे पूरा एक जो है 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 2.5 नंबर में तो कहीं रौड़ा ही नहीं है, 2.5 नंबर का तो पक्का ही आएगा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को समझने के लिए निम्न जेर गिरने की तथा प्रजनन अंगों की क्रिया समझना भी जरूरी है। आप इसको सेकंड ईयर के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ोगे, लेकिन यहाँ भी अच्छा जो है वो तरीका समझाया गया है, इसको आप समझें अच्छी तरह से। जेर के 2 भाग हैं, एक है मैटरनल प्लेसेंटा यानी कि मदर का यूट्रस में एंडोमेट्रियम से, जिसके कोरेंकल्स होते हैं, और एक है बच्चे का अप्सरा फीटल प्लेसेंटा जिसमें कॉटिलिडन्स होते हैं। तो कॉटिलिडन्स व कोरेंकल्स के अलग होने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ, ये देखिए आ गया कोरेंकल्स एंड कॉटिलिडन्स। इनको आप अच्छी तरह से समझें। कोरेंकल्स जो है वो एक तरह का ये इस तरह से खड्डा टाइप हो गया, और जो कॉटिलिडन्स हैं उनमें ये विलाई इस तरह से, ये इस तरह से आपस में फंसे रहते हैं। ये आप इसको अच्छी तरह से देखें, यूं फंसे रहते हैं। मदर का जो प्लेसेंटा है वो फीटल प्लेसेंटा में यूं फंसा रहता है आपस में, यूं। कोरेंकल्स ये हैं और विलाई ये हैं। ये जो विलाई है ये इस तरह से इसके अंदर यूं फंसी रहती है, यूं। ये विलाई है बाहर, ये खड्डा, ये इसके अंदर यूं इस तरह से फंसे रहते हैं। तो अब इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। माँ की गर्भाशय के आंतरिक एंडोमेट्रियम पर बटन की भांति की आकृतियाँ 80 से 120 औसतन होती हैं, जिन्हें कोरेंकल्स कहते हैं, बटन की भांति। इसी में उंगलियों की भांति आकृतियां होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। यह बच्चे के अपरा प्लेसेंटा का भाग है। ये जो विलाई है, विलाई माँ के कोटिलिडन्स में फंसी रहती है। देखिए, इसने माँ के कोटिलिडन्स कह दिए, ये गलत है। माँ के कोटिलिडन्स नहीं, कोरेंकल्स हैं। कोटिलिडन्स जो हैं वो हैं फीटल। इसको आप ध्यान से सुनें और इसको ध्यान से प्रक्रिया को समझें। इसका मैं इसके साथ साथ आपको एक डायग्राम भी अभी है मेरे पास, तो आज इसको मैं आपको शो कर देता हूँ। नहीं, शायद वो नहीं है, कल इसका डायग्राम, आज ध्यान में नहीं रहा। ये आपको इसका डायग्राम मैं बताता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से कोरेंकल्स कॉटिलिडन्स ये आपस में जो एक दूसरे में फंसे हुए। यहाँ इसने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया लिखने में। बच्चे के अपरा प्लेसेंटा का भाग है, विलाई माँ के कोटिलिडन्स फंसी रहती है, उन्हें कॉटिलिडन्स कहते हैं। अब ये सही है, अभी अपने आप में सही हो गया। ये जो विलाई है वो बाहर हैं, ये कॉटिलिडन्स हैं। ये कोरेंकल्स यानी कि डेप्थ जो है माँ के एंडोमेट्रियम उसके अंदर फंसी रहती है। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व का ऑक्सीजन मिलती है तथा उत्सर्जन योग्य पदार्थ वापस माँ को रक्त के माध्यम से दिए जाते हैं।
इसमें शायद कहीं एक डायग्राम अगर दिया होगा, इसमें नहीं है अभी। आज वो आएंगे तो नहीं मेरे ख्याल, अभी वो लेट आएंगे। एक डायग्राम जो है वो निकलवा देते हैं तो ये बड़ा अच्छा आज का ये टॉपिक समझ में आ जाता फोटो से। मादा पशु में प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की निम्न क्रिया होती है। इसको पूरी तरह अच्छी तरह से कुछ समझे। पहली है मैकेनिक, यांत्रिक, फिर है एंजाइमल, एंजाइम्स का स्क्रीशन, फिर है हार्मोनल, हार्मोन्स का स्क्रीशन। अब इसमें समझें, बच्चे के जन्म लेते ही गर्भाशय का रक्त संचरण, क्योंकि वो बच्चे को सप्लाई हो रहा था, तो ब्लड सप्लाई यूट्रस को जो जा रही थी वो कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कोटिलिडन व कोरेंकल्स का आकार छोटा हो जाता है। कोरेंकल्स का आकार जिससे छोटा हो जाता है तथा उन दोनों का जुड़ाव भी ढीला होने लगता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि ये कोरेंकल्स, ये कोटिलिडन इसमें फंसा हुआ है, और जब ब्लड सप्लाई फुल थी तो ये ताकतवर था जोड़ इनका। जैसे ब्लड सप्लाई कम हुई तो इनका जोड़ भी जो लूज होना शुरू हो जाता है, ढीला होना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब है कहने का। माँ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर प्रसव के 48 घंटे बाद तक भी बढ़ा रहता है, जिससे गर्भाशय का संकुचन जारी रहता है। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन याद है अच्छी तरह से, पीछे आपने इसका डिस्कस भी कर लिया, पढ़ लिया। तो ये स्रावन 48 घंटे के बाद तक भी ये स्तर बढ़ा रहता है। तो वो यूट्रस का उधर से तो लूज हो गया जुड़ाव, माँ के प्लेसेंटा से बच्चे का प्लेसेंटा का जुड़ाव कमज़ोर हो गया, और उधर से धकेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस शुरू हो गई, होना जारी रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इसको। कोटिलिडन्स के द्वारा कोलेजिनेज एंजाइम का स्क्रीशन होता है, जो इन दोनों के तंतुओं को, जो जुड़े हुए हैं ना आपस में, उन तंतुओं को घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है। ये बता रहा है कि कोलेजिनेज नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कोरेंकल्स व कोटिलिडन्स के बीच के कोलेजन तंतुओं को घोलकर डिसॉल्व करके, जिससे उनका जुड़ाव ढीला हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं तीनों कारकों के कारण कोरेंकल्स व कोटिलिडन्स अलग हो जाते हैं तथा गर्भाशय के संकुचन प्रक्रिया से जेर जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये इसके कारण हैं, और ये इस तरह से तीन प्रक्रियाएं इसमें काम में चलती हैं। ये तीनों की तीनों अगर पूछा जाता है तो ये तीनों की तीनों आपको इसी तरह से लिखनी होंगी। बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। ये डायग्राम आपको मैं शो कर दूंगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये याद आ जाएगा, ये आपको कल मिल जाएगा। बहुत अच्छा डायग्राम है, एकदम से नीट एंड क्लियर, कौन सा कोरेंकल्स है, कौन सा कोटिलिडन्स है, कैसे क्या है ये, तो ये आपके बड़ा समझ में आएगा। इसमें जो है सही नहीं दे रखा है आपके, इसमें भी सही नहीं दे रखा है, जो कोटिलिडन्स का जुड़ाव बता रखा है इसमें भी सही नहीं बता रखा। आरओपी के मुख्य कारण, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ये तो हो गया कि इस तरह से जीर गिरती है। अब रिटेन क्यों रहती है, अंदर क्यों रह जाती है, तो इसके कारण है, पहला गर्भपात यानी कि एबॉर्शन। अब हमने पढ़ भी लिख रखा है कि एबॉर्शन किन किन बीमारियों के कारण होता है, वो मैंने आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था, बताया है, ये इसको ध्यान में पढ़े। ये भी इम्पोर्टेंट है, जब प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं होता अथवा जब मादा पशु में किन्हीं कारणों से काल पूर्ण होने से पहले गर्भपात हो जाता है तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति आ जाती है। तो इसमें गर्भाशय में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन, संक्रमण
अब ये जो हैं वो खास हैं, जिनमें से ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, होगा ही होगा। पहला ब्रूसेल्ला अबोर्टस, उसके बाद में आता है विब्रियो फीटस, ट्राइकोमोनियोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्सिया एंड ई कोलाई, स्यूडोमोनाज ओरिजिनोजा एंड कॉर्निबैक्टीरियम पायोजिनस एंड स्टेफाइलोकोकस आदि जीवाणुओं के संक्रमण से भी ये रिटेन हो जाता है। और भी इसके कई कारण हैं, जिसमें दूसरा है यूट्राइन इनर्शिया। अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, रहता है 48 घंटे तक, उसका लेवल बना रहता है। तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूँ उसमें ताकत होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। इसको कहते हैं इसका यूट्रस का मूवमेंट। और अगर ये मूवमेंट होना बंद हो जाए किसी कारणों से, तो उसको कहते हैं यूट्राइन इनर्शिया। ये रुक जाना इसका कंट्रैक्शन का, यानी कि संकुचन नहीं होना, ये यूट्राइन इनर्शिया कहलाता है। तो पहला है इसका कारण हार्मोन्स की कमी, जैसे ऑक्सीटोसिन ना हो। डिस्टोकिया में काफ़ी समय से मैंने जोर लगाया और अब उसमें कहते हैं ना, अभी थक गई बावड़िया तो जोर लगा लगा के बेचारी, कहते हैं ना गाय को, क्या वो तो थक गई है। तो वो उस स्थिति में भी यूट्राइन इनर्शिया। और ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, ये आप आगे पढ़ोगे बीमारी इसके बारे में। ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, रेटिकुलम के अंदर ट्रॉमा, इंजरी, कोई मेघ, कोई किसी चीज़ का चुभ जाना, ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस। गर्भकाल का अधिक लंबा होना, गर्भ के समय कसरत का अभाव, और मेन होता है इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। तो इस चीज़ को खास अंडरलाइन कर लें। जब पशु ब्याता है और जोर लगाने के बाद में जोर लगाता लगाता थक गया, तो इसके अंदर आप देखें कि आप उसको कैल्शियम चढ़ाएं बोतल। जैसे ही आप कैल्शियम की बोतल लगाते हैं उस पर, तो जेर गिर जाती है, क्योंकि यूट्रस में कंट्रैक्शंस, फिर कैल्शियम की कमी से जो घटा हुआ था, मसल वीकनेस थी जो बाहर, वो पूरी की पूरी उसकी उसमें जब जोर आ गया और वो जोर लगाने लग जाती है और बाहर जेर आ जाती है। यहाँ कभी कभी सर्विक्स नहीं खुले तो देखना, कैल्शियम की कमी से भी ऐसा होता है। तो सर्विक्स भी इससे बहुत जल्दी खुलती है। अगर ऐसा पाया जाता है ब्याने के समय, पशु को देखते हैं कि सर्विक्स नहीं खुली है, तो जहाँ हम हार्मोनल थेरेपी करते हैं वहाँ ये जो है डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। तो ये भी ज़रूर दे दें जानवर को, ताकि ये दोनों कारण में से कोई भी हो, पूर्ति हो सकती है। मल्टीपल बर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे साधारणतः गाय भैंस और घोड़ी में एक ही बच्चा होता है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे होने पर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होना। डिस्टोकिया, ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया। और उसके बाद में प्लेसेंटाइटिस, प्लेसेंटा की सूजन अगर है तो, और एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सूजन। अन्य कारण मादा की अधिक उम्र होना, एडवांस एज ऑफ काऊ। उसके बाद में लिंग सेक्स, नर बच्चा अगर होता है तो अगर नर संभावनाएं आरोपी की ज़्यादा हो जाती है। अगर इंड्यूस्ड डिलीवरी है, इंड्यूस्ड, नेचुरल नहीं, आपने इंड्यूस करवाई है, ऐसा ना होता है ना कई बार आपने देखा होगा, ये जनरली ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को बच्चे का जन्मदिन है और एक दिन बच्चा, अभी बता रहे हैं कि अभी एक दिन लगेगा, तो वो कहते हैं कि नहीं आज ही जो है, कल ही जो बच्चा हो जाए तो उसका जन्मदिन जो है वो 26 जनवरी याद रहेगा। तो उसके फिर इंजेक्शन लेकर के और इसको जो है वो पीड़ा शुरू की जाती हैं, और ये बच्चेदानी पीड़ा शुरू, बच्चेदानी सर्विक्स खोली जाती है हार्मोनल थेरेपी देके। तो ये जो है इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड डिलीवरी। किन्हीं कारणों से हार्मोनल औषधियों के आधार पर गर्भकाल से पूर्व प्रसव कराते हैं तो आरोपी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्भित पशु को यदि कैरोटीन आहार के रूप में नहीं देते तो भी आरोपी की संभावना है। कैरोटीन, विटामिन ए, मौसम, बसंत मौसम में
जब पशु प्रसव करता है तो आरओपी अधिक होता है। आहार में विटामिन ए, अभी मैंने ऊपर बताया, कैरोटीन, ए, ई व बी की कमी के कारण भी आरओपी होता है। डेयरी पशु अथवा बांध कर चलाने वाले जिनमें कसरत नहीं होती है उसमें अधिक दूध देने वालों में भी आरओपी अधिक होता है। अकाल में आरओपी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो अब हम इसके बाद में इसके पढ़ेंगे क्लिनिकल सिम्टम। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। इसी को ही आप अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू वेरी मच।